आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। आज की बड़ी खबर लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने पूछताछ की है। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ अभी खत्म हो गई है, लेकिन जो जवाब रॉबर्ट वाड्रा ने सामने रखे हैं उससे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी संतुष्ट नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा से एक बार फिर पूछताछ करे, लेकिन अभी उसकी तारीख मुकर्रर नहीं है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा से जब ये सवाल पूछे गए कि क्या उनके लंदन में प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने इससे स्पष्ट इनकार किया। उन्होंने उन तमाम लोगों से भी मिलने से या संबंध होने से इनकार किया जिन्हें बिचौलिए के तौर पर सामने रखा जा रहा है। इसके साथ साथ 5 घंटे की सघन बातचीत और पूछताछ के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के ज्यादातर सवालों के जवाब ना में दिए, या ऐसा बताया जैसे कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, जैसे कि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने बातचीत की नहीं की, लोगों से मिले नहीं मिले। कुल मिलाकर देखा जाए तो रॉबर्ट वाड्रा से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों की जो बातचीत रही है वो अपने आप में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के हवाले से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है उनकी बातचीत से, और ऐसे में जवाब तलाशने की एक बार फिर कोशिश की जा सकती है। रुमान हमारे संवाददाता और सूरज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुमान, तो क्या अब यह माना जाए कि रॉबर्ट वाड्रा से बहुत जल्द एक बार फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करता दिखाई देगा? और अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है इस पर राजनीति अभी और होती दिखाई देगी। देखिए, बिल्कुल ये साफ कर दिया गया है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो जवाब दिए हैं और जो सवाल के बदले में जो जानकारियां दी हैं रॉबर्ट वाड्रा ने, उससे प्रवर्तन निदेशालय संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सवालों के जवाब उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त दिए हैं, या फिर ये कहकर दिया है कि वो प्रॉपर्टी के कागज़ देखने के बाद ही कुछ बता पाएंगे, उनको कुछ याद नहीं है या फिर अभी उनको ध्यान नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि संजय भंडारी और मनोज अरोड़ा के बारे में भी जब प्रवर्तन निदेशालय ने पूछा तब रॉबर्ट वाड्रा ने यही कहा कि उनको बहुत ज़्यादा इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो ईमेल ट्रेल प्रवर्तन निदेशालय के पास है उसमें साफ है, प्रवर्तन निदेशालय ने सीधे तौर पर पूछा कि आपको जो भी मेल आते थे वो संजय भंडारी जो कि आम डीलर है उसको सीसी क्यों होते थे। सारे सवालों के जवाब रॉबर्ट वाड्रा सही से नहीं दे पाए, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर से उनसे पूछताछ की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी तारीख और समय डिसाइड नहीं हुआ है, और तारीख और समय डिसाइड होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा को उसकी जानकारी दे दी जाएगी। और अभी सूत्र बता रहे हैं कि करीब करीब पूछताछ पूरी हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी भी प्रवर्तन निदेशालय जो जामनगर हाउस का दफ्तर है उसमें अंदर जा चुकी है। अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर डेट रॉबर्ट वाड्रा से अगली पूछताछ की डिसाइड हो गई होगी तो उनको अभी सम्मन देकर इशू कराकर साइन करा लिए जाएंगे। हो सकता है इस वजह से देरी हो रही हो, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अभी भी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में है और अभी तक बाहर नहीं आए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। सूरज, ये बताइए कि क्या रॉबर्ट वाड्रा के घर पर उनकी पत्नी प्रियंका गांधी मौजूद है? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा को लेने के लिए ईडी जा सकती हैं। बिल्कुल अजय जी, इस तरह की जानकारी थी सामने। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दें, यही लोधी स्टेट में 35 नंबर का जो निवास स्थान है रॉबर्ट वाड्रा का, और यहाँ से कुछ इस तरह की जानकारी ज़रूर सामने आई थी कि जिस तरह से प्रियंका वाड्रा जो है ईडी के दफ्तर रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ने पहुंची थी और यहाँ पर ज़रूर उनके साथ वापस आएंगी। लेकिन फिलहाल जो सूत्र बताते हैं कि पिछले गेट से जो प्रियंका गांधी है वो निकली ज़रूर है, लेकिन वो वहाँ पहुँची नहीं है। तो अभी न्यूज़ नेशन की टीम जो है वो लगातार यहाँ मौजूद है और पल पल की जो अपडेट है उसके लिए कि किस तरह की यहाँ हालात रहते हैं और क्या रॉबर्ट वाड्रा आकर मीडिया से बात भी करते हैं या नहीं। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो रॉबर्ट वाड्रा से जांच की ये प्रक्रिया अभी लंबी चलने वाली है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि चुनाव के मौसम में इस जांच की, पूछताछ की ऐसी बखिया उधेड़ी जाएगी जो कि अपने आप में बताएगा कि कैसे एक राजनीतिक मुद्दा सामने खड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता रॉबर्ट वाड्रा से की गई पूछताछ के कई बातचीतों को आपके सामने रखते दिखाई देंगे। कांग्रेस बचाव की मुद्रा में होगी, लेकिन राजनीति जहां एक तरफ खेली जाएगी वहीं तथाकथित तौर पर भ्रष्टाचार के मामले की जांच और पड़ताल अपने आप में जारी रहेगी। राइब आपको दिखाते हैं किस तरह आज पूरे दिन भर इस मामले पर हंगामा मचा रहा, और वो इसलिए क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहली बार कर रही है। और इस पूछताछ को जो कि 5 घंटे तक चली है उसके ठीक पहले रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के दफ्तर तक छोड़ने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, जो कि उनकी पत्नी है, उनके साथ गाड़ी में बैठकर गई थी, और उसके बाद वो कांग्रेस दफ्तर भी पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है और दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो पूछताछ का वक्त मुकर्रर किया, इसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की एनडीए सरकार पर। लंदन में प्रॉपर्टी का विवाद सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को ईडी की चौखट तक खींच लाया। उनका काफिला 3:45 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचा तो उनके साथ हमसाया बनी प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। आरोपों की लंबी फहरिस्त, चुनौतियों का अंबार। जाहिर है ये वक्त कांग्रेस के सुप्रीम परिवार के लिए आसान नहीं। तमाम कैमरे वाड्रा की खामोशी टूटने का इंतजार करते रहे, लेकिन वाड्रा सीधे ईडी के दफ्तर में दाखिल हो गए। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। वाड्रा के वकील दस्तावेज पेश कर रहे हैं और ठीक बगल में बैठे वाड्रा कुछ सोच रहे हैं। अब अगली तस्वीर तब नजर आई जब एजेंसी के रजिस्टर पर वाड्रा दस्तखत करते दिखे। खैर, चेहरे पर भले ही मुस्कुराहट हो, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाड्रा पर क्या क्या आरोप लगे। 2009 में पेट्रोलियम डील में घूस के आरोप, लंदन में प्रॉपर्टी की खरीद में धांधली के आरोप है कि 2 घरों की जानकारी मिली, जिसमें एक घर की कीमत 47 करोड़ और दूसरे घर की कीमत 37 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा वाड्रा पर लंदन में 6 और संपत्तियां रखने का आरोप लगा है। ये वो आरोप हैं जिस पर ईडी ने पूछताछ शुरू की और कड़ियां जोड़ने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि 2 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ में सवालों और जवाब का सिलसिला कुछ यूं रहा। सूत्रों का दावा है कि वाड्रा से सवाल किया गया, लंदन में आपकी प्रॉपर्टी है? मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। संजय भंडारी से आपके संबंध हैं? संजय भंडारी को नहीं जानता। आपने भंडारी को ईमेल भेजा? मुझे ईमेल के बारे में याद नहीं। घंटों तक वाड्रा से पूछताछ के बाद ईडी कितनी संतुष्ट हुई ये तो साफ नहीं, लेकिन सियासत के सबसे बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाले वाड्रा पर सियासत जरूर तल्ख हो चुकी है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। रॉबर्ट वाड्रा से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करे और उस पर सियासत न हो, यह तो असंभव सी स्थिति है। लेकिन इससे पहले कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर पाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने रॉबर्ट वाड्रा के बहाने कांग्रेस पर जो निशाना साधा, वो अपने आप में देखने योग्य है। और वो इसलिए क्योंकि कई आरोप लगाए गए हैं रॉबर्ट वाड्रा पर और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी पर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार। 2 तरह के किकबैक्स रॉबर्ट वाड्रा ने लिए 2 सोर्सेस से। एक पेट्रोलियम डील है जो 2009 में यूपीए 1 के समय हुआ था। उस पेट्रोलियम डील से एक बहुत बड़ा रकम रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, वो खुलासा हम करेंगे। और दूसरा एक डिफेंस डील है जिसके कारण से बहुत बड़ा किकबैक, दलाली रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, जिसके कारण से उन्होंने बाकी प्रॉपर्टीज खरीदी है। ये एक ईमेल है, मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे एलर्टन हाउस, उसके विषय में पूरा लिखा गया है सुमित चड्डा द्वारा, जो कि रिलेटिव हैं संजय भंडारी के, काफी क्लोज है रॉबर्ट वाड्रा के। ये हाउस प्लान्स आप देख सकते हैं। मैं आपको बेसमेंट का प्लान दिखा रहा हूं। ये रॉबर्ट वाड्रा जी का जो 12 ब्रैंटन स्क्वायर का घर है 19 करोड़ का, अब तो 8-9 प्रॉपर्टी हो गई है। ये तो एक प्रॉपर्टी में दिखा रहा हूं। उसके बेसमेंट का रिफर्बिशिंग प्लान है कि किस किस प्रकार से सारे ऐशो आराम से लैश करना है। ये एक प्रॉपर्टी प्लान है जो कि उसी ईमेल में आया। ये बेसमेंट था, अब ये ग्राउंड फ्लोर है। ये जो करप्शन के फाउंडेशन के ऊपर बेसमेंट और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर खड़े हैं, दिस इज व्हाट द रियल स्टोरी ऑफ कांग्रेस इज ऑल अबाउट। लंदन के अंदर 8 प्रॉपर्टीज, एक तो 1.9 मिलियन पाउंड्स का, लगभग 19 करोड़ रुपए का एक मैंशन है। दूसरा उससे भी महंगा है 4 मिलियन पाउंड्स का। तीसरा उससे भी महंगा है 5 मिलियन पाउंड्स का और 6 फ्लैट्स। आप सोचिए 8-9 प्रॉपर्टी ऐसे रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन के अंदर जमा के रखा हुआ है। वो किकबैक्स गए हैं एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम है सिंटैक इंटरनेशनल। सिंटैक इंटरनेशनल। और ये कंपनी, आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं, ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के दाहिने हाथ और आर्म्स डीलर संजय भंडारी की है। ये जो मालचा मार्ग वाली प्रॉपर्टी है, इसको 2008-9 में बेच दिया गया। उससे पहले वो रॉबर्ट वाड्रा जी के
जगदीश शर्मा जी के पास था, उसे बेचा गया। और आप जानते हैं किसको बेचा गया? उसे बेचा गया MRMGF को, MRMGF कंपनी को बेचा गया। और आप जानते हैं MRMGF कंपनी का उस समय 2008-9 में डायरेक्टर कौन था? MRMGF कंपनी का डायरेक्टर 2008-9 में गुइडो हैश्के था। एंड गुइडो हैश्के refreshes many of our memories relating to the 600 crore rupees Augusta Westland case. तो कई तरह के तार जोड़े जा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा के साथ और भारतीय जनता पार्टी इस पर हमलावर है कांग्रेस को लेकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका क्या जवाब दिया, पहले ये देख लेते हैं और उसके बाद फिर राजनीति की बात करते हैं। विद्याचरण शुक्ला जी ने बेचा था MGRMF को, मैंने विरोध करा था, मैं कोर्ट गया था और अभी कोर्ट में स्टे है, कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा हूं। ये सब झूठे बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी भी ये करते हैं, बदनाम हम करते हैं, डकैती करते हैं, आरोप हमारे पे लगाते हैं। पूरे राजनीतिक मसला है, इस परिवार को खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, वो देश नहीं होने देगा। आज तक भाजपा के पास कोई भी चीज, एक बात भी प्रमाण की नहीं हुई। वो उनकी इमेज खराब करने के लिए कोई काम करते हैं। इसके लिए बहुत ही मडस्लिंगिंग तो राजनीति में आजकल दांव पेच है। आज रॉबर्ट वाड्रा का हो रहा है ईडी के सामने, कल मोदी ईडी के सामने खड़े होंगे। तो अपने आप में बताता है कि कैसे आज पूरे देश में एक प्रतिशोध की राजनीति है जो कि बड़े पैमाने पर फैलती चली जा रही है। क्योंकि जब सीबीआई का मामला सामने आया था, जब ममता बनर्जी सीबीआई के दखलंदाजी की बात कर रही थी, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता इस बात का हवाला देते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती थी तो 9 घंटे तक उन्होंने सीबीआई के सवालों का जवाब दिया था। तो क्या आज उसका ही प्रतिकार सामने देखने को मिल रहा है? कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीति अपने चरम पर है और इस समय प्रियंका गांधी, जो कि रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है, राहुल गांधी की बहन है, उन्होंने न सिर्फ अपना कामकाज संभाला बल्कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर तक अपने पति को छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी पहुंची कांग्रेस के मुख्यालय, लोगों से बातचीत की और जब लोगों से बातचीत कर बाहर निकली तो एक बड़ा हुजूम मौजूद था जो प्रियंका गांधी से बस मिलना चाहता था। कांग्रेस में ताजपोशी के बाद पहली बार प्रियंका गांधी की ग्रैंड एंट्री पार्टी मुख्यालय में हुई तो कांग्रेस नेताओं का जोश परवान पर पहुंच गया। तमाम मीडिया कैमरे, कार्यकर्ताओं का सैलाब और इस्तकबाल को तैयार कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के काफिले के साथ आगे बढ़ा। मौका कांग्रेसियों के लिए बड़े जश्न का रहा, लेकिन प्रियंका की एंट्री ऐसे वक्त हुई जब उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सवालों का सामना कर रहे थे। ऐसे में एंट्री के टाइमिंग पर तमाम सवालों को उनके जवाब का इंतजार था। शालीन शब्दों में अपनी बात रखने में माहिर प्रियंका ने मीडिया से ज्यादा बात तो नहीं की, लेकिन यूपी के लिए बड़ा मैसेज जरूर दिया। देश की आंधी, देश की आंधी। महासचिव बनने के बाद पहली बार प्रियंका अपने ऑफिस पहुंची। प्रियंका ने पार्टी मुख्यालय के नेताओं से बात की और बाहर भारी तादाद में कार्यकर्ता उनकी एक झलक के लिए बेताब नजर आए। प्रियंका गांधी यहाँ दिख रही है, कार्यकर्ताओं से मिली है और मिलकर उनका बाहर जाने का कार्यक्रम है। कुछ देर पहले यहाँ आई थी, अपने कार्यभार संभालने के लिए प्रियंका गांधी आई, कार्यकर्ताओं से मिली है और उसके बाद कहीं ना कहीं अब उनका जो कार्यक्रम है अभी वो जाएंगी और कल के बाद ये कहा जा रहा है कि यूपी के लीडर से मुलाकात होगी। इसके बाद एसयूवी के गेट पर खड़े होकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का शुक्रिया कहा। प्रियंका का ये वही अंदाज है जो पहले रायबरेली और अमेठी में दिखा, लेकिन भाई राहुल ने बहन प्रियंका को सबसे बड़ी परीक्षा के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और ये इल्म प्रियंका को भी है कि वक्त कम है और चुनौतियां बड़ी। प्रियंका के चेहरे से कांग्रेसियों को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में बड़ा चमत्कार होगा। राहुल ने प्रियंका गांधी को जिस पूर्वी यूपी की कमान सौंपी है वहां चुनौतियों की लंबी फहरिस्त है, तो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की धमक भी। दिल्ली से रवि सिसोदिया के साथ टीम न्यूज़ नेशन। गाय माता है, ये बात हिंदुस्तान में हर किसी को पता है, लेकिन आज गाय किसकी है इसे लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के घटक दल गाय को एक मुद्दा बनाकर सामने खड़े हुआ करते थे
और गौ हत्या के मामले पर किस तरह से राजनीति होती थी, उसके साथ साथ राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था, ये सब तमाम कहानियां सुनने को मिलती थी। लेकिन कांग्रेस ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को कहीं पीछे छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार ने गौ हत्या के आरोप में 3 व्यक्तियों पर NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया है। आप जरा सोचिए, आज तक हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति के ऊपर गौ हत्या के तथाकथित तौर पर आरोप में NSA नहीं लगाया गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश में NSA लगा दिया है। अब इससे ज्यादा गौ भक्त भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार कैसे हो सकती है? गौ हत्या का मामला, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत गिरफ्तारी। ये कार्रवाई किसी बीजेपी शासित राज्य में नहीं हुई, बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस ने यह कार्रवाई की है। खंडवा में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साफ है कि मध्य प्रदेश में भले ही सत्ता बदली हो, लेकिन सियासत का अंदाज वही है। गौ हत्या के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी सरकार में कोई अंतर नहीं है। प्रशासन की दलील है कि खंडवा बेहद संवेदनशील इलाका है, लिहाजा NSA के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन तर्क दे रहा है, लेकिन सरकार के मंत्री सीना ठोक कर बयान दे रहे हैं। शिवराज और कमलनाथ के मंत्रियों में अंतर करना मुश्किल है। मैं स्टार्टिंग से इस बात को बोल रहा हूं कि जो भी कानून को हाथ में लेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगी। ये जो गायों से संबंधित जो आप बात जानना चाह रहे हैं, अगर उनने कानून को हाथ में लिया तो कानून ने अपना काम किया। मध्य प्रदेश में गौ हत्या के मामले में रासुका की बात की जाए तो 2007 से 2016 के बीच शिवराज सरकार में गौ हत्या के मामले में 22 लोगों को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया था। कमलनाथ सरकार में NSA लगाने का ये पहला मामला है। मध्य प्रदेश सरकार अपने कदम को सही ठहरा रही है, लेकिन दिल्ली में सेकुलर दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है। क्वेश्चन विल हैव टू बी पोस्ड टू मिस्टर राहुल गांधी. He is the President, Indian National Congress. He must explain what the Congress-ruled states are doing. वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी ने अपने बयान में मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस प्लस काऊ इज इक्वल टू बीजेपी। लेकिन MP में गाय के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी का अंतर खत्म हो चुका है। गाय के मुद्दे पर कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर है। टीम न्यूज़ नेशन। मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कितने संजीदा हैं, ये आपको हम दिखाते हैं अलीगढ़ में उनके दिए गए भाषण के द्वारा। क्योंकि अलीगढ़ में अपने भाषण के दौरान अमित शाह और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम बातों को सामने रखा जो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को इस बात का यकीन ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 74 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जीती थी। बीजेपी मानती है कि उससे कम 74 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलेगी। इससे ज्यादा आत्मविश्वास और क्या हो सकता है? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 74 सीटों का जीतने का संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। उत्तर प्रदेश में मिशन 2019 का ऐलान कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। 74 सीटों का लक्ष्य भेदना चाहती है बीजेपी। अलीगढ़ में राज्य के CM योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। लेकिन ये बात बीजेपी भी बखूबी जानती है कि 2014 की तरह इस बार बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का महासंग्राम आसान नहीं होगा। SP BSP के रूप में महागठबंधन की चुनौती है। साथ ही प्रियंका के एंट्री के साथ कांग्रेस भी फाइट मारने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के आला नेता कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय होने का पाठ पढ़ा रहे हैं। साथ में अलीगढ़ के ताले के जरिए विरोधियों पर वार भी किया जा रहा है। मैं फिर से एक बार कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूँ। 73 की 74 कर हुआ भतीजे की दुकान पर अलीगढ़ का ताला लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी। अलीगढ़ का ताला, लेकिन मित्रों ये ताला अलीगढ़ की पहचान तो है। सपा बसपा के कार्यालय और कांग्रेस के कार्यालयों में ताला बंद होना चाहिए और इसके लिए आपको अपनी ताकत दिखानी है। बीजेपी के दोनों आला नेताओं के निशाने पर SP BSP रही।
इसके साथ ही कांग्रेस के परिवारवाद पर भी वार किया गया। एक और भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है कि बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या ये कांग्रेस में संभव है? 2019 में सबसे बड़ी जंग उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पार्टी की साख दांव पर है। टीम न्यूज नेशन। 1992 से लेकर आज तक राम भक्त सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कब होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि संघ परिवार और खास करके वीएचपी ने राम भक्तों के इस इंतजार को कहीं और लंबा बना दिया है। और वो इसलिए क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने आधिकारिक तौर पर जब तक लोकसभा के चुनाव खत्म नहीं हो जाते, नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक राम मंदिर के मुद्दे पर किसी भी तरह की बातचीत से अब इनकार कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने स्पष्ट तौर से कहा है कि इस मुद्दे पर सियासत इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इसका असर ठीक नहीं जाएगा। जरा सोचिए, आखिरकार राम भक्तों के लिए आवश्यक क्या है, राम मंदिर का निर्माण या देश की सियासत? लेकिन राम भक्तों के नाम पर सियासत करने वालों ने स्पष्ट कर दिया है कि राम मंदिर का निर्माण सियासत से ऊपर नहीं है। सियासत सबसे ऊपर है, राजनीति सबसे ऊपर है, सत्ता सबसे पहले है। प्रयागराज कुंभ में धर्म संसद के मंच पर जिस तेवर के साथ राम मंदिर पर हुंकार भरी गई थी, उससे लगा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में अब देरी बर्दाश्त नहीं और मिशन 2019 श्री राम के भरोसे है। लेकिन राम मंदिर पर हुंकार है, ललकार है और अब लंबा इंतजार है, क्योंकि वीएचपी लोकसभा चुनाव तक किसी और धर्म संसद या अभियान के मूड में नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वीएचपी राम मंदिर का मुद्दा 2019 के लोकसभा चुनाव तक नहीं उठाएगी। वीएचपी ने राम मंदिर निर्माण अभियान को 4 महीने तक के लिए रोक दिया है। वीएचपी के दिग्गज नहीं चाहते कि राम मंदिर का मामला चुनावी मुद्दा बने। ये बात अलग है कि अयोध्या मुद्दे से देश की राजनीति की दिशा बदल गई। वो मुद्दा राजनीति की दहलीज से कैसे दूर रहेगा, ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर इंतजार कब तक। बड़ा झटका इसीलिए नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारी सरकार ने जो न्यास की जमीन है उसको देने के लिए कोर्ट में याचिका दी है कि हम लोग कोर्ट आदेश दे, हम उस जमीन को दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक बढ़ा हुआ कदम है। दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में राम मंदिर बनने से रोक नहीं सकती। देश के सबसे बड़े विवाद का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट पर देश की नजरें हैं और ये बात हर कोई जानता है। लेकिन अचानक मंदिर अभियान पर कदम पीछे खींचने की आवाज उठी तो विरोधी बीजेपी के खिलाफ मुखर हो गए। वो तो हमेशा गवर्नमेंट की लाइन ही टो करती है और गवर्नमेंट को मदद करती है, तो फिर वो गवर्नमेंट को मदद ही करने के नाम पर ये सब कर रही है। उन्हें मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी खुद कह चुके हैं कि अदालत के फैसले से पहले कुछ नहीं हो सकता, तो आज इसी लाइन को टो कर रहे थे। इसका मतलब है वीएचपी पहले लोगों को बेवकूफ बना रही थी। वीएचपी अभी किसी अभियान के मूड में नहीं, लेकिन राम मंदिर निर्माण को लेकर शंकराचार्य अपने लाव लश्कर के साथ तैयार है। प्रयागराज कुंभ में ही उन्होंने ऐलान किया था कि संत समाज 21 फरवरी को 4 शिला लेकर अयोध्या कूच करेगा। यानी सियासत में अब भले ही दूरी का दावा हो, लेकिन फिजा में अयोध्या की गूंज सुनाई देती रहेगी। टीम न्यूज नेशन। और इससे पहले कि हम कुछ क्षणों के लिए रुकें, आज की 10 बड़ी खबरें आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा की ईडी में पेशी हुई, उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की जंग तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि वाड्रा ने कई कंपनियों के जरिए पैसों की हेराफेरी की। पात्रा ने इस मौके पर कांग्रेस को जमानत पर बाहर परिवार करार दिया। जवाब में कांग्रेस दलबल के साथ मोर्चे पर उतरी और बीजेपी पर पलटवार किया कि मोदी सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए वाड्रा को परेशान कर रही है। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने ट्वीट कर एक मैसेज शेयर किया कि जितनी बार गिराने की कोशिश की गई उतना ही मजबूत होकर उठा हूँ। माना जा रहा है कि वाड्रा ने बीजेपी को जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से 8 फरवरी को सीबीआई पूछताछ करेगी। ये पूछताछ शिलोंग ऑफिस में होगी। बताया जा रहा है कि इसके लिए सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम तैयार है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने शारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया और जांच में सहयोग करने को कहा था। शारदा चिटफंड घोटाले में कांग्रेस 2 खेमे में बढ़ गई है। आज पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और घोटाले में शामिल नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की। उधर कांग्रेस हाईकमान ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। रविवार को धरने पर ममता के बैठते ही राहुल ने ट्वीट किया था कि ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस है। ऐसे में कांग्रेस के रुख पर विरोधी सवाल दागने लगे हैं।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर वीएचपी के रुख में बदलाव के संकेत हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण अभियान आम चुनाव के संपन्न होने तक रोक दिया है, क्योंकि संगठन नहीं चाहता कि कोई चुनावी मुद्दा बने। उधर देहरादून में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसे राम मंदिर बनाना ही होगा। आपको बता दें कि प्रयागराज में शंकराचार्य की अगुवाई वाली धर्म संसद में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 21 फरवरी को 4 शिला लेकर अयोध्या कूच किया जाएगा। इसके बाद वीएचपी संघ की धर्म संसद ने राम मंदिर पर केंद्र के रुख का समर्थन किया। अलीगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने वाली हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुकन पांडे को दिल्ली से नोएडा में एंट्री करते वक्त गिरफ्तार किया गया। मामले में अलीगढ़ पुलिस ने कुल 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अभी तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में यूपी सरकार 38 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेगी। सरकार ने 2013 के इन दंगों के दौरान 6 पुलिस थानों में दर्ज करीब 119 दर्ज मुकदमों पर राय ली थी। इसके बाद इन मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। दरअसल सीबीआई के अंतरिम निर्देशक एम नागेश्वर राव को लेकर भूषण ने कुछ ट्वीट किए थे, जिसके बारे में केंद्र की दलील है कि वो एम नागेश्वर राव की सीबीआई के अंतरिम निर्देशक के तौर पर नियुक्ति से जुड़े लंबित मामलों में गलत बयान देने जैसे हैं। कुछ दिनों पहले अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी भूषण के खिलाफ ऐसी ही अवमानना की याचिका दाखिल की थी। कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी अब सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा वीडियो फैला रहे हैं। हिजबुल आतंकी रियाज नायकू ने ऑडियो टेप के जरिए प्रोपोगेंडा किया, तो लश्कर आतंकी सज्जाद बर्फीली वादियों में घूमते हुए खुद को महफूज बताने का ढोंग कर रहा है। ये 2 तस्वीरें जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की साजिश को बेनकाब कर रही हैं। बुरहान वानी का राइट हैंड रियाज नायकू सेना के हिट लिस्ट में है। जम्मू कश्मीर में एक ही रात में 11 किडनैपिंग्स को अंजाम देने में वो शामिल था।